हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग की जीआईटी की 10th डिजीज रही कौन सी? पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस का मतलब क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज, या फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि पैंक्रेटाइटिस लीड टू सडन इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज दैट लीड टू माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग पैंक्रियाज के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। पैंक्रियाज कैसा होता है, कुछ इस तरीके का रहता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग पहले। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है इसकी। क्या है इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी? ये सी से डिओडिनम पार्ट के अंदर रहता है इसका हेड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इसके क्या बोलेंगे? डिओडिनम। डिओडिनम। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ एसिनर सेल्स पाई जाती हैं, है ना। कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स। तो ये क्या हुई? एसिनार सेल्स। उसके बाद ये क्या हुआ? हेड हो गया। दिस इज बॉडी एंड दिस इज टेल हो गया। इसमें एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, थोड़ा सा एक हम लोग ओवरव्यू सिर्फ लेंगे इसके बारे में, है ना। फिर उसके बाद इसी टेल में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी रहेंगी? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा क्या सिक्रिएट करेगी? ग्लूकागॉन। और बीटा इंसुलिन। गामा क्या करेगी आपका? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स। और गामा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। तो ये थोड़ा ओवरव्यू रहा हमारा पैंक्रियाज के बारे में। इसमें ये आपका हेड हो गया, ये बॉडी हो गया, ये टेल हो गया। और इसमें क्या रहता है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर रहता है कहाँ पे पाया जाएगा? हेड में। ये बहुत वर्स्ट टाइप का कैंसर होता है। बहुत सीवियर पेन इसमें पाया जाता है। और क्या कहते हैं, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर रहती है। जिसको एक बार ये हो गया, रिकवर होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अल्टीमेटली उसका जाना तय है, मतलब एक्सपायर होगा, डेथ होगी उसकी, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें होते हैं, एक एक करके हम लोग जानेंगे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एटियोलॉजी क्या रहेगी, क्या क्लिनिकल फीचर रहेंगे, और क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या ट्रीटमेंट है और क्या कॉम्प्लिकेशन है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे पैंक्रियाटाइटिस का, और सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, है ना। आप लोग ठंड का मजा ले रहे हैं, मजा कम लीजिए, पढ़ाई करिए, है ना। कहते हैं ना कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो आप लोग नीचे बैठ के ख्वाब मत देखिए, मेहनत करिए। मेहनत करने से बहुत कुछ हासिल होगा, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग पैंक्रेटाइटिस। तो पैंक्रेटाइटिस क्या होगा? मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज या सडन इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज व्हिच लीड्स टू माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, है ना। क्या लिखेंगे? सडन inflammation of pancreas which leads to mild discomfort to severe और क्या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, या फिर इसे क्या बोलेंगे? इलनेस या फिर डिसऑर्डर, ठीक है।
तो ये इसकी डिफिनीशन हुई, क्या हुआ, सडन मतलब अचानक बहुत तेज, पहले से इन्फ्लेमेशन होगी, बहुत तेज पेन होगा इसमें, फिर ठीक है, फिर क्या होगा, सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास व्हिच लीड्स टू माइल्ड डिस्कम्फर्ट, उसे डिस्कम्फर्ट रहेगा माइल्ड से, कभी कभी ये सीवियर भी हो जाएगा और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स भी रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका इटियोलॉजी क्या क्या होता है इसमें, अगला पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं वो हम लोग जानेंगे कि रिस्क फैक्टर इसमें क्या क्या होंगे। देखो पहला क्या रहेगा, पहला इसका रिस्क फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा गॉल स्टोन। गॉल स्टोन, गॉल स्टोन का मतलब स्टोन इन गॉल ब्लैडर, स्टोन इन गॉल ब्लैडर। अगर स्टोन गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहेंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, उसको पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल एब्यूज, अल्कोहल एब्यूज, देन हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जब हम लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, तो VLDL, HDL, ये सारे कोलेस्ट्रॉल आते हैं और उसमें ट्राइग्लिसराइड भी। अगर इसकी लगातार ब्लड में वैल्यू इंक्रीज रहेगी तो उसमें क्या होगा, आपको पैंक्रेटाइटिस होने का खतरा रहेगा, क्योंकि फैट का एक्युमुलेशन होगा, उससे फिर एडिमा बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद और अगला क्या हम देखेंगे, गॉल स्टोन हो गया, अल्कोहल एब्यूज होगा, हाइपर और ट्रामा। ट्रामा में क्या आएगा आपका, एब्डोमिनल इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी पैंक्रेटाइटिस, हेरिडिटरी पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। जेनेटिक मतलब इट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज जेनेटिक पैंक्रेटाइटिस। देन उसके बाद क्या होगा, तो थोड़ा स्पेस चाहिए, हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको, पॉजिटिव एजेंट को डेफिनेशन यहाँ से थोड़ा सा इसे मिटा देंगे, है ना, ऊपर की तरफ देखते हैं और क्या क्या फैक्टर रह सकते हैं इसके, इसको अभी हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, उसके बाद कुछ ऑटो इम्यून तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस, ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस। देन सम ड्रग्स, देन इन्फेक्शन में आपका वायरल, और वायरल में कौन सा, मम्स आप लोग जानते हैं, मम्स में कौन सी ग्लैंड प्रभावित रहती है, यहाँ पे ये पैराटाइड ग्लैंड हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, इन्फेक्शन रहेगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग पैराटाइटिस। उसके बाद मेल में और फीमेल में इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं ओफ्राइटिस और ऑर्काइटिस। उनके जो स्क्रोटल सैक होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसके कॉम्प्लिकेशन में, मम्स में, तो उसमें क्या रहेगा, ऑर्काइटिस और ओफ्राइटिस। थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो, यहाँ पे मेल में क्या रहेगा और फीमेल में, मेल में यहाँ रहेगा ऑर्काइटिस और फीमेल में ओफ्राइटिस, ठीक है। ऑर्काइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इनटू द स्क्रोटल सैक या टेस्टिस नोन एज ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज
ओफराइटिस, ठीक है, ये मम्स की डिजीज में होता है। यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन अगर होगा और उसमें भी कौन सी डिजीज रहेगी, मम्स या किसी और तरीके का जो भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट कौन सा बचा हमारा, पोस्ट ईआरसीपी। पोस्ट ईआरसीपी क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पोस्ट ईआरसीपी। पोस्ट ईआरसीपी का मतलब कि ईआरसीपी होने के बाद, ईआरसीपी क्या है, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिएंजोपैंक्रियाटोग्राफी। इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिएंजोपैंक्रियाटोग्राफी। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी। ये एक कैमरा होता है जो फ्लेक्सिबल पाइप की तरीके में मुंह से डाल के हम लोग इसका जांच करते हैं इंडोस्कोपी की मदद से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईआरसीपी शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म हम लोग इसको मिटा के फिर इसमें लिखते हैं, है ना। इसके सामने इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसके सामने ईआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख देते हैं ना? क्या होगा ईआरसीपी का फुल फॉर्म, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड, है ना, कोलिएंजियोपैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। इतना बड़ा इसका नाम होगा। ये इंडोस्कोपी की मदद से हम लोग इसको करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एटियोलॉजी कॉजेज। ऑटोइम्यून, शरीर में अपने आप एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन चलते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनकी वजह से पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो वहां पे कौन सा होगा, ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस। सम ड्रग, कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। इन्फेक्शन में वायरल, और वायरल में कौन सा, मम्स जो है हमारी पैरोटिड ग्लैंड को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसमें पैराटाइटिस हो जाएगा। मेल में ऑर्काइटिस रहेगा और फिर फीमेल में क्या रहेगा, ओफ्राइटिस रहेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ईआरसीपी कभी हमें पैंक्रियाटाइटिस अगर है, हम लोगों ने प्रोसीजर किया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए ईआरसीपी को, जो कि इंडोस्कोपिक की मदद से होता है, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिएंजियोपैंक्रियाटोग्राफी बोलते हैं उसे, ठीक है। उसकी वजह से उसमें इंजरी हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन हो, और उसकी वजह से क्या, पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। या फिर गाल स्टोन का मतलब स्टोन प्रेजेंट इनटू द गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलिलिथियासिस बोलते हैं उसे, ठीक है। स्टोन फॉर्मेशन या स्टोन प्रेजेंट। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इनटू द गॉल ब्लैडर। कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब कट एंड रिमूव ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें हो जाएगा। उसके बाद हाइपरलिपिडीमिया, जिनके ब्लड में लगातार ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ी रहती है, उसमें हो जाएगा। ट्रॉमा, कोई इंजरी, ब्लड ट्रॉमा हो गया, कुछ हो गया, आपको एब्डोमिनल इंजरी होगी, उसमें पैंक्रियाज में सबसे पहले चोट लगने का डर रहता है। उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन, हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस रहता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने का खतरा रहता है। अब हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अगले उसमें देखेंगे हम लोग क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, कैसे ये होता है, कौन से एंजाइम इसमें क्या करते हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा, और उसकी वजह से क्या है, पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, इसमें जो है हमारा क्या है, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ या फिर ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको ट्रिगर करने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी, और उसमें टिश्यू जब सड़ने लगेगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी होगी, फीवर भी आएगा, दुनिया भर का ये सारा कुछ रहता है। तो क्या हुआ इसमें, हमारे पैंक्रियाज में ड्यू टू एनी आइडियोलॉजिकल फैक्टर इंजरी हुई या फिर कुछ भी हुआ, है ना, इंजरी टू पैंक्रियाटिक सेल्स एक्टिवेट द पैंक्रियाटिक एंजाइम, फिर एंजाइम ट्रिगर करेंगे आपके, और ये बाइल को रिफ्लेक्स करेंगे, बाइल डिओडेनम से पैंक्रियाटिक डक्ट तक, या फिर उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे,
फिर पैंक्रियाटिक इस्कीमिया होगा और पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा, जैसे कि ट्रामा हो गया, ट्रामा या फिर जीबी स्टोन, है ना। उसके बाद क्या होगा इसमें, अगर ये हुआ फिर उसके बाद क्या होगा, इंजरी अगर हो गई पैंक्रियाटिक सेल में, या इंजरी इनटू पैंक्रियाटिक सेल, या फिर एक्टिवेट पैंक्रियाटिक एंजाइम, फिर ट्रिगर्स पैंक्रियाटिक एंजाइम या फिर ट्रिगर्स पैंक्रियाटिक एंजाइम इन्वॉल्व पैंक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम डियोडिनम टू पैंक्रियास या फिर पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन। पैंक्रियाटिक एंजाइम ट्रिगर हो जाएंगे, जो कि कहां से कहां तक रन करते हैं, डियोडिनम से पैंक्रियास तक। तो उससे क्या होगा, पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा, हमारा क्या कहते हैं, उसमें फिर इस्कीमिया होगा और नेक्रोसिस होगी। तो इधर हम लोग आगे लिखते हैं, इसके आगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पैंक्रियाटिक इस्कीमिया, और फिर पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस। ठीक है। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ट्रामा हुआ, जीबी स्टोन हुआ, इंजरी हुई पैंक्रियाज में, उसके एंजाइम एक्टिवेट हुए, फिर क्या कहते हैं, ट्रिगर पैंक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम डियोडिनम टू पैंक्रियाज, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उससे क्या होगा, इस्कीमिया होगा, और इस्कीमिया से नेक्रोसिस होगा। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी रही। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो फीचर इसका रहता है वो क्या रहेगा, आपका एब्डोमिनल पेन, वो भी कैसा, इपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन। माइल्ड भी हो सकता है, कांस्टेंट भी बना रह सकता है, और सीवियर भी रहेगा। फिर नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। दो साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग अभी देखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो पहला क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, इसमें एब्डोमिनल पेन, वो कैसा होगा, वो भी सीवियर और कांस्टेंट एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक कहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक कहाँ है, ये रहा हमारा एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकस से ऊपर एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकस से नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, यहाँ सीवियर भी होगा और लगातार बना भी रह सकता है। फिर क्या होगा इसकी वजह से, नोजिया वोमिटिंग, देन टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज
हार्ट रेट, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ये किसके साइन है? ये शॉक के साइन है, शॉक। टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा। और हाइपोटेंशन जब भी होगा तो एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक को छोड़ के बाकी सब में डिक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हार्ट रेट होगा। न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है? हाइपोटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। तो ये शॉक के साइन मिलेंगे और इसमें दो स्पेशल तरीके के साइन मिलेंगे, जिसे हम एक को बोलते हैं कूलेन साइन, दूसरे को ग्रे टर्नर साइन। इसको हम अलग से इसी में एक्सप्लेन करेंगे, इसको मिटा के पहले इतना देख लीजिए। एब्डोमिनल पेन होगा, सीवियर कांस्टेंट एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन। नोजिया वोमिटिंग अगर लगातार होती रही तो क्या होगा? फ्लूइड इंबैलेंस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होने का पूरा चांस रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया। ये तो शॉक का यही सारा फीचर है। अगर आप डाइट नहीं ले रहे हैं, ओरल इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या बीपी कम होगा, आपका न्यूट्रिशन इंबैलेंस होगा, क्योंकि बिकॉज अ पेशेंट आर नॉट टेकिंग या नॉट एबल टू टेक बैलेंस डाइट, ठीक है। तो आगे हम लोग दो साइन देखते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, कूलेन साइन और टर्नर साइन। और इसकी वजह से अगर हमारे एक साइन और देख लीजिए, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ और वो पैंक्रियाटिक डक्ट में जाके स्टक हो गया और बाइल नहीं निकल पाया, तो उसकी वजह से क्या होगा? जॉइंटिस होगा, है ना। एक और साइन कौन सा? जॉइंटिस। जॉइंटिस, जॉइंटिस में क्या होता है? जॉइंटिस में आप लोग का येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आई। इसमें क्या लिखोगे? येलोइश discoloration of skin and eye कब? if bile duct involve, if bile duct involve, अगर बाइल डक्ट उसमें इन्वॉल्व रहेगी तो क्या हो जाएगा? स्किन का कलर और आंखों में स्क्लेरा कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग दो साइन को इसमें एक्सप्लेन करते हैं, कूलेन साइन और टर्नर साइन। कूलेन साइन और भी एक जगह पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो फीमेल गायनी की डिजीज है। बस इतना ही जान लीजिए कि टॉपिक प्रेगनेंसी में पाया जाता है, होता क्या है। तो हम लोग एक साइन कौन सा रहा? कूलेन साइन, और दूसरा कौन सा रहा? ग्रे टर्नर साइन, ठीक है। अब इनको हम लोग देखेंगे कैसे? देखो, जैसे कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये एक भाई साहब हैं, इनका ये अम्लाइकस है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे, जो कूलेन साइन है वो पेरी अम्लाइकल एरिया के आसपास पाया जाता है। पेरी अम्लाइकल एरिया कौन सा हुआ? ये हुआ, ठीक है, ये पेरी अम्लाइकल एरिया हुआ। ये सी हमने बना दिया, सी फॉर कूलेन। और कूलेन कहाँ पाया गया? अम्लाइकस के आसपास के एरिया में, उसे हम लोगों ने क्या बोला? कूलेन साइन, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे बना दिया टी, टी फॉर टर्नर। और टर्नर कहां पाया गया? फ्लैंक एरिया में, फ्लैंक एरिया में, ठीक है। तो यहां पे रहता क्या है? यहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्लाइकल एरिया इज नोन एज कूलेन साइन। और यहां पे क्या पाया जाएगा? ये ग्रे कलर का साइन होगा फ्लैंक एरिया में, तो उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? टर्नर साइन। तो इसको याद करने के लिए, फ्लैंक हमारे यहीं पे तो होते हैं भैया, ये फ्लैंक एरिया हुआ ना, फ्लैंक इधर राइट लेफ्ट फ्लैंक, इधर राइट फ्लैंक, ये आपका पेरी अम्लाइकस एरिया हो गया, ठीक है। इसको याद करने के लिए हमने इसको बनाया, ठीक है। तो कूलेन कहां पाया जाएगा? इसको मिटा दे रहे हैं। कूलेन कहां पे मिलेगा आपका? पेरी अम्लाइकल एरिया,
ये फ्लैंक रीजन में पाया जाएगा, फ्लैंक रीजन में, जिसको पैंक्रेटाइटिस होगी। कुलेंसाइन और एक जगह पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं गायनिक डिजीज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बस इतना ही जान लीजिए कहाँ पाया जाता है क्या। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा डेफिनेशन जान लो। वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस के बजाय किसी और जगह पे डेवलप हो जाए, इसे क्या बोले, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस। मतलब यूट्रस में ना होके वो आपके एम्पुला में होगी, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होगी, इन्फंडिबुलम में होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी। तो यूट्रस में ना होगी, दूसरी जगह अगर रहेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आल्सो प्रेजेंट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, जानकारी के लिए सिर्फ इतना लिख लो, बाकी गायनिक की डिजीज में जब हम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या क्या जांच करा सकते हैं, क्या क्या फिर हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कहीं पे गैस्ट्रिक में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर उल्टी हो रही, बीपी कैसा है, वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कब से हो रखा है आपको, कब से नहीं खाना पीना ले रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज, उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, है ना। क्या करेंगे हम लोग, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीरम एमाइलेज कराएंगे, सीरम लाइपेज कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद अल्ट्रा अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, है, पूरे पेट का हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे। उसके बाद सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, है ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन ऑफ एब्डोमेन। एक टेस्ट और कराते हैं जिसे बोलते हैं एमआरआई या फिर एमआरसीपी। जैसे ईआरसीपी था वैसे एमआरसीपी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक और नीचे, बहुत इधर देख लीजिए आप लोग, एमआरआई या फिर एमआरसीपी। एमआरआई का मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, देख लो इधर मैं लिख के दे रहा हूं, मैग्नेटिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रिएटोग्राफी, है ना, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमाइलेज लाइपेज देखेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रा सोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, उसके बाद एमआरआई एमआरसीपी करेंगे। ठीक है, एमआरसीपी एमआरआई, इसमें एमआरसीपी में क्या है, एंडोस्कोपिक से होगा, या फिर जो ईआरसीपी होता है वो करेंगे। उसके अगर हमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह दिखी तो उससे हम लोग बायोप्सी वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट में देखेंगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, है ना।
ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिया में कौन कौन सा देंगे, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, अगला क्या रहेगा हमारा, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट सबसे पहले एनपीओ, एनपीओ से रखें नील पर ओरली, मुंह से कुछ नहीं देंगे उनको, ठीक है। उसके बाद आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे उसमें, करेक्ट हाइड्रेशन एंड परफ्यूजन। फ्लूइड देने के बाद हम लोग जो शॉक हुआ था, बीपी कम हुआ था, वो सारा कुछ मैनेज करेंगे। उसके बाद एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक्स में क्या करेंगे, माइल्ड, थोड़ा दर्द होगा तो क्या करेंगे, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में हम लोग क्या करेंगे, पैरासीटामोल यानी कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन। एंटीपायरेटिक क्या, फीवर और क्या कहते हैं, किसमें आपका पेन में भी आराम करेगी, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट में आपका रहेगा आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन। नेप्रोसिन नाम से आता है। फिर यहाँ पे पिथेडीन, ट्रामाडोल और बहुत ज्यादा सीवियर जैसे कैंसर वगैरह के पेशेंट हैं तो उसमें क्या हम लोग यूज करेंगे, गाबापेन और प्रीगैबेलिन, ठीक है। एनाल्जेसिया में हम लोग इतना कुछ यूज कर सकते हैं, उसमें गाबापेन या प्रीगैबेलिन। देन तो उसको नील पर ओरली कर दिया, आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मतलब जो इम्बैलेंस डाइट ले रहे थे, है ना, पहले इनिशियली उनको हम लोग एनपीओ रखेंगे, उसके बाद सिम्टम मैनेज होने के बाद उन्हें ओरली देना शुरू करेंगे या फिर आईवी देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियली एनपीओ और क्लिनिकल फीचर रिजॉल्व होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज ओरल इनटेक या फिर आईवी फ्लूइड्स मैनेज कराएंगे उसके, ठीक है। इनिशियली एनपीओ रखेंगे, माउथ से कुछ नहीं देंगे, जैसे क्लिनिकल फीचर उनके रिजॉल्व करेंगे उनको इंक्रीज ओरल इनटेक या आईवी फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉजेटिव एजेंट के हिसाब से क्या हम लोग ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्या देखें हम लोग, ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज का मतलब जैसे गॉल स्टोन है तो पॉलीसिस्टेक्टमी कर देंगे, गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे बाहर, उससे बीमारी रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, ट्रीटमेंट अंडर लाइन कॉज, है ना। ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज में क्या करेंगे,
गॉल स्टोन है तो क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे। फिर उसके बाद जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन, तो उसे निकाल देंगे। उसमें कौन सा प्रोसीजर करेंगे, कॉलिसिस्टेक्टमी। कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, उसे काट के निकाला, कॉलिसिस्टेक्टमी उसे बोलते हैं। देन अल्कोहल सिजेशन, अल्कोहल सिजेशन, या फिर हम लोग इसमें एक मिनट, या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अल्कोहल सिजेशन है ना, लो फैटी डाइट, क्विट स्मोकिंग, ये सारा कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं ना। अल्कोहल अगर पी रहे हैं उसे बिल्कुल बंद कर देंगे, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फैटी डाइट नहीं लेंगे। क्या होगा उससे, जब हमारे एंजाइम ही नहीं बन रहे हैं तो फैट को पचाएगा कौन, स्टार्च को कौन पचाएगा, तो और ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे पैंक्रियाज को, इसलिए बिल्कुल नहीं लेना है ना। और क्विट स्मोकिंग, कुछ बीड़ी पान तंबाकू ये सारा कुछ बंद करना है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ हम लोग का, गॉल स्टोन अगर हुआ, ब्लैडर स्टोन, कॉलिसिस्टेक्टमी करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ये कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ हमारा, हाइपरलिपिडीमिया के लिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट भी देंगे, और उन्हें डाइटरी काउंसलिंग करेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा तला भुना चिकना नहीं खाएं। इसमें कौन सा आएगा, स्टैटिन्स ग्रुप आएंगे, स्टैटिन्स ग्रुप क्या रहेगा, दो दवाएं हम आपको बता रहे हैं, आते बहुत सारे हैं। एक का नाम है रोजुवास्टैटिन और एटारवास्टैटिन, ठीक है। राजुवास्टैटिन और एटारवास्टैटिन, एटारवा 10, 20, 40 ऐसे मार्केट में आते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर टाइमली मैनेजमेंट नहीं हुआ तो क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक बार इसको देखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट हेडिंग हम लोग का क्या है, कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या उसमें समस्याएं और हो सकती हैं अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हुआ। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, उसमें हम लोग देखेंगे। एक तो सूडोसिस्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस हो सकता है ना, यहाँ पे क्या होगा, सूडोसिस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्रोसिस और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन, सूडोसिस्ट एक सिस्ट एक पाउच होगा, इसमें फ्लूइड फिल रहेगा, फ्लूइड फिल पाउच, ठीक है। नेक्रोसिस टिश्यू डेथ होने लगेगा पैंक्रियाज में, इंटरनल डेथ। और कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, ARDS हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी आपको जो भी पेशेंट होगा उसका फेल हो सकता है ना। ARDS का मतलब सांस लेने में दिक्कत रहेगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और क्या कहते हैं,
पेशेंट में अगर हम लोगों ने टाइमली फ्लूइड वगैरह का मैनेज नहीं किया तो उसमें क्या हो सकता है, शॉक के पूरे चांस रहेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर में देखा था, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, यहां से देखो सिस्टमिक में क्या रहता है, ARDS, DS, रीनल फेलियर, और उसके बाद क्या रहेगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, शॉक। ठीक है। अब ARDS क्यों होगा, अरे भाई शॉक हुआ है, BP कम है, टेकीकार्डिया हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। उससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और तो फिर क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में दिक्कत होगी और वो सडन होगा, एक्यूट होगा, इसीलिए उसको बोला गया एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किडनी फेल होने का चांस रहेगा पूरा। तो ये हमारा पूरा क्या रहा, पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में हम लोगों ने देखा, पर सबसे पहले थोड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखी पैंक्रियाज की, उसके बाद क्या देखा, डेफिनेशन देखी, एडियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो ये हमारा पूरा पैंक्रियाज रहा। आप लोग इसे नोट्स बनाइए, पढ़िए, लिखिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, है ना। और किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैसेज करिए। अभी तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ उसको मैं मेंशन कर लूँगा, आगे आने वाले टाइम में आपको वो क्लास मिलेगी, जरूर मिलेगी। अभी GIT को पूरा करना है पहले। GIT हम लोग पैंक्रियाज पे आए हैं, फिर इसके बाद पैंक्रियाटिक कैंसर, फिर उसके बाद क्रॉन्स डिजीज, डायवर्टिकुलाइटिस, है ना, और फिर क्या कोलाइटिस आपका, ये सारी चीज़ें अभी पढ़नी है, कोलिसिस्टाइटिस, लिवर सिरोसिस, है ना, हेपेटाइटिस, ये अभी कुछ 8-10 डिजीजेज और हैं, उसके बाद ये हम फिनिश करेंगे इसको। तो जो भी आपके टॉपिक हैं, कुछ भी पढ़ना है उसको आप कमेंट में मेंशन करिए, हम जरूर उसको बताएंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए BK क्लासेस के साथ, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर टुडे।